हेलो डियर साथियों, आज हम लोग एक प्यारी सी वैकेंसी पे बात करने जा रहे हैं। हालांकि इस वैकेंसी की जानकारी आप सबको मिल चुकी होगी। यह वैकेंसी जब कॉन्फिडेंशियल रिलीज हुआ था, कॉन्फिडेंशियल लीक हो गया था, तभी लोग उसको रियल बता दिए थे। हालांकि हमने उसको चेक करके बताया था आपको कि वह फेक था। लेकिन हाँ, उसके एक दिन या उसी दिन या दूसरे दिन ये जो है वैकेंसी रिलीज हो गई थी। यह वैकेंसी आई है सीआरई से। एम्स सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम जो हर साल होता है, हम लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए बहुत खुशी की बात होती है। यह रियल वैकेंसी आ गई है। पूरी डिटेल पे मैं बात करने वाला हूँ। इससे भी बड़ी बात, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन बच्चों को हो रहा है कि हर एक पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, उस पर मैं हर पोस्ट के लिए बात करने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आपको बचेगा नहीं। वैकेंसी का नोटिस नंबर याद रखना, 93/2026, 13 जून से स्टार्ट हुआ है। 13 जून 2026 से 13 जून से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गया है। आज है 15 जून, तो 2 दिन बाद आपको मैं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने फेक वाला बता ही दिया था, उसी दिन रिलीज हुआ था, तो उसका नोटिफिकेशन भी मैंने दे दिया था। हालांकि आपको यह चलेगा कब तक बच्चों? 3 जुलाई 2026 तक चलेगा। इंपॉर्टेंट डेट की हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। भाई ये स्टार्ट हुआ है 13 जून से, 3 जुलाई 2026 तक चलेगा। ठीक है, अगर हमें एनओसी जमा करना है तो 8 जुलाई 2026 तक आप कर सकते हो। अगर फॉर्म का स्टेटस देखना है कि रिजेक्ट हो गया है कि एक्सेप्ट हुआ है, 11 जुलाई 2026 से देख सकते हो। एडमिट कार्ड का भी इशू होगा, वो एग्जाम के स्कीम के अकॉर्डिंग आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की यदि हम बात करें तो टेंटेटिव इन्होंने दिया हुआ है कि 25 से 27 जुलाई तक एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। तो भाई आपके पास बचे कितने? बचे मुश्किल से आपके पास 1 महीना पढ़ने के लिए। तो 1 महीना में पढ़ाई तो गुरुजी होगा नहीं, ये तो मेरी क्लियर बात है। मैं ऐसा थोड़ी कह दूं कि मुझे कोर्स बेचना है तो आ जाओ मेरे पास ज्वाइन कर लो, सारे सिलेक्शन हो ही जाएंगे। ये लो जी, हमारे पास पहले सैकड़ों हुए, सैकड़ों नहीं हजारों सिलेक्शन हुए हमारे पास, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 1 महीने पढ़ के हुए हैं उन बच्चों के। हुए बच्चे हमारे पास 2-2 साल से पढ़ रहे हैं, 3-3 साल से पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा। मैं भी नहीं कह रहा हूं कि जो मेरे पास नहीं पढ़ रहे होंगे उनका नहीं होगा। कहीं भी आप पढ़ रहे होगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। बात थोड़ी कड़वी है। मैं टीचर आपका दर्पण होता है, आईना। आईना को ऐसे सामने रखोगे तो जैसा चेहरा है वैसा ही आईना में दिखेगा। आपसे आईना इंप्रेस होकर के आपका चेहरा खूबसूरत नहीं दिखाएगा। तो मैं बस, बात कड़वी लग सकती है लेकिन यही ट्रूथ है बच्चों। जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए सजेशन बहुत अच्छी है, चाहे मेरे पास या कहीं भी। वे जितना भी आपने कंटेंट पढ़ लिया है उसका शॉर्टली रिवीजन स्टार्ट कीजिए। और जो टेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको बता रहा हूँ, अभी तक आपने टेस्ट कंडक्ट नहीं किया तो प्लीज उसको टेस्ट को कंडक्ट कर लीजिए। अभी उम्मीद मैं करता हूँ कि इस एग्जाम के 25 से 27 को है ना, तो मान के चलो 15 जुलाई से मैं ना आप लोगों को बिल्कुल रैपिड फायर टेस्ट भी स्टार्ट करूंगा। 10 दिन जो है रैपिड फायर टेस्ट भी आपको ले लूंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन और पता चल जाए। रिवीजन हो जाएगा तो पता चल जाएगा ना कितना आप पढ़ रहे हो। ठीक है, स्किल टेस्ट हमारा है नहीं, हमारे डिपार्टमेंट का स्किल टेस्ट है नहीं, तो हमारे लिए पंगा है नहीं, उसका हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें कुछ है। हालांकि आप पीडीएफ को डिटेल में चेक करना तो एज रिलैक्सेशन ज्यादा बेटर फील होगा। SC ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, PWD के लिए 10 साल है, और भी लोगों के लिए है एज रिलैक्सेशन। तो आपको चेक कर लेना एक बार इसका। ठीक है, कि आप पे कितना एप्लीकेबल होता है। ट्यूशन फीस, सॉरी एप्लीकेशन फीस की यदि हम बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए जो 3000 रुपया लगेगा, SC और ST और EWS के लिए जो है 2400 रुपया लगेगा। कोई पर्सन PWD का है, डिसेबल है, तो उसको फी नहीं लगेगा, उसको लिए एग्जामेशन दिया गया है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई। डेट और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की यदि बात हम करें तो डेट तो इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि भाई 25 से 27 जुलाई 2026 में टेंटेटिव होगा। मे भी अगर ऊपर पीछे हो गया तो नहीं कर सकते, लेकिन मान के चलो कि उसी डेट में हो जाएगा। सीआरए जो डेट बताता है उसमें एग्जाम ले ही लेता है ना। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो हमें क्लियर है। बहुत से बच्चों को सेंटर ऑफ एग्जाम में कंफ्यूजन है, क्योंकि यह गवर्नमेंट वैकेंसी है, ऑल इंडिया से वैकेंसी है, तो बच्चा देश का किसी भी कोना से इसमें फॉर्म भर सकता है, कोई बाधा परेशानी नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे अभी अभी। तो कंफ्यूजन ये आता है कि मैं तो हूं महाराष्ट्र से, या मैं हूं केरला से, मैं हूं कोलकाता से, तो मेरा एग्जाम सेंटर कहां जाएगा? भरोसा रखिए, नियर ऑफ आप ही के स्टेट में कोई ना कोई एग्जाम सेंटर जाएगा। क्योंकि एम्स ने सभी मेजर स्टेट और यूटी में, ऑल इंडिया जिस प्रेजेंट है उन सब में जो है कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हुए हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपसे जितना नजदीक हो वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। एम्स सारे खुश नसीब हैं हम कि हम मेडिकल वाले, हम एसएससी वाले नहीं हैं कि यूपी का एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो केरला में पड़ेगा और तमिलनाडु का एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो त्रिपुरा में पड़ेगा। वैसा नहीं होता है, ये एसएससी नहीं है, वो एम्स है। ठीक है बेटा, तो इससे आपको खुश नसीबी में शामिल हो सकते हैं। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड हमेशा जो है 3 दिन पहले, एग्जामिनेशन डेट के 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे शो कर दिया जाता है। हालांकि एग्जामिनेशन डेट के 7 दिन पहले आपको उसी वेबसाइट पर आपको सिटी पता चल जाता है कि किस सिटी में एग्जाम है, तो इस लिहाज से आप टिकट वगैरह करवा लोगे और 3 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड को। क्लियर? अब हम थोड़ा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात कर लें। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसा हमेशा होता है वैसा इस बार भी होगा। सर कितने मिनट का होगा? 90 मिनट का एग्जाम होता है। 90 मिनट 60 + 3 1.5 घंटे का एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है। तो 100 × 4 टोटल कितने हो जाते हैं बच्चों? 400 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं। ठीक है भाई, यह तो ठीक ही बात है।
लेकिन इसमें कंफ्यूजन की बात यह होता है कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स और निगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1/4 यानी 1 नंबर कट जाएगा आपका। ये निगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रावधान है। एग्जाम हमेशा जो है सीपीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगा भाई। इसमें 20 क्वेश्चन जो है आपको जनरल एप्टीट्यूड से होगा और 80 एमसीक्यू जो है वो आपके रिलेटेड डोमेन से पूछा जाएगा, यानी BMLT, DMLT, BSc-MLT, BMLS इन सब से पूछा जाएगा आपको 80 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जनरल से। ठीक, जो पैटर्न ऑफ एग्जाम होता है वो हमेशा से वही रहता है। 20 क्वेश्चन का सीक्वेंस होता है, 5 सेक्शन बनाया जाता है, 18 मिनट दिया जाता है भाई। टोटल क्वेश्चन 100 थे तो 20 क्वेश्चन का एक सेक्शन है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 बचे 100 होता है। ठीक है, तो 20 20 20 20 1 2 3 4 3 2 5 इस प्रकार से 5 सेक्शन दिया जाता है। एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन दिया जाता है और इस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 18 मिनट का आपको समय दिया जाता है, यानी 18 18 18 18 18 टोटल 90 मिनट और 20 25 100 क्वेश्चन होते हैं। एक सेक्शन यदि सबमिट हो जाता है तो फिर दोबारा ओपन होता नहीं है, फिर इस क्वेश्चन आप अगले सेक्शन का ही सोल्व करोगे। तो इस प्रकार से सिक्योरिटी रीजन के लिए होता है, या बढ़िया भी है मेरे ख्याल से। ये टोटल आपको 90 मिनट का समय मिलता है इस एग्जाम में। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो किस लैंग्वेज में एग्जाम होगा, तो वैसा पोस्ट जिसमें 10+2 10th मैट्रिक या 10+2 था, अगर ऐसा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मेंशन तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। कोई डोमेन स्पेसिफिक है तो उसमें केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। हालांकि हमारे एग्जाम लैबोरेटरी टेक्नीशियन वाले एग्जाम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, आगे मैं दिखा दूंगा लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। ये तो हमें नेगेटिव मार्किंग पता चल गया। हमारा जो वैकेंसी है वो पोस्ट कोड 17 में है। इसमें बहुत सारे पोस्ट है, जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 है, टेक्नीशियन है, लैबोरेटरी टेक्नीशियन जिसको हम बोल रहे हैं, टेक्निकल ऑफिसर टेक्नीशियन है, सुपरवाइजर है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, या MLT की वैकेंसी है, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है। बायलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम्स इसका होगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों को आता है वो मैं बताता हूं, क्योंकि जो बच्चा यहां तक वीडियो देखा है उसके मन में एक सवाल था बहुत बड़ा कि सपोज दैट मैं जो पोस्ट में एलिजिबल हूं वो लैबोरेटरी अटेंडेंट में हूं। क्या है? लैबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2 में हूं। कोई मेरा साथी जो है, दोस्त जो है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट में एलिजिबल है, मुझे अटेंडेंट में अप्लाई करना है और मेरा साथी, मेरा दोस्त जो है टेक्नोलॉजिस्ट में अप्लाई कर रहा है। तो क्या दोनों के लिए क्वेश्चन सेम होगा? क्या दोनों का एग्जाम सेम होगा? क्या मैं मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई कर सकता हूं? इन सब के जवाब अभी मिलने वाला है। सबसे पहला बात बच्चों कि यहां पर किसी भी इन सभी पोस्ट को लेकर अप्लाई होगा ही नहीं या होता ही नहीं है। अप्लाई केवल पोस्ट कोड लेकर होता है। 17 पोस्ट कोड के लिए आप केवल अप्लाई कर सकते हो, केवल इस मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें सारे पोस्ट एम्स डिसाइड करता है कि आपको कौन से पोस्ट पे किस एम्स में भेजना है। कैसे? उस बात को सुनो। अप्लाई आप 17 नंबर पोस्ट पे करोगे, ठीक है, और एग्जाम भी एक ही होगा। एग्जाम भी एक ही होगा। एग्जाम एक मतलब चाहे कोई सी भी पोस्ट पे आपको जाना हो वो सेम क्वेश्चंस आपको आना है, ठीक है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो तब सीट अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन, जब आपकी मेरिट लिस्ट में एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, आपकी मेरिट लिस्ट में जब नेम आ जाएगा, लिस्ट में जब नेम आ जाएगा तब जो है क्वालिफाइंग स्टूडेंट को ना सीट अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। क्या आता है? चॉइस, CHOICE, इसको चॉइस फिलिंग कहते हैं। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तब चॉइस फिलिंग आएगा। अब जैसा आपका मार्क्स आया होगा ना, उस मार्क्स के हिसाब से ये आपको पोस्ट दिखा रहे होंगे कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और किस किस एम्स में या ESIC में या किस हॉस्पिटल के लिए आप एलिजिबल हो। तो उस समय आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना कि आप अटेंडेंट के लिए एलिजिबल हो कि टेक्नीशियन के लिए। यदि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों के लिए होगा तो आप दोनों में चॉइस फिलिंग करना। यदि आप अटेंडेंट के लिए होगे तो केवल अटेंडेंट में करना। वो उस समय की बात है। अभी तो भाई फॉर्म भर दो, अभी तो आपको सबको एग्जाम एक ही होनी है। यह बड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्लियर हुआ आपके दिमाग में? चलो आगे बढ़ते हैं, रुके हुए नहीं रहना एक जगह पे। हम बात करते हैं अब एक एक पोस्ट की कि हर एक पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा। सबसे पहला पोस्ट है 5 अच्छे टाइप्स के पोस्ट हैं। पहला है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एम्स मदुरई। ऐसे कई सारे एम्स में जो है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। एज की बात करें तो 18 से 27 साल है, ठीक है। पे लेवल 5 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगा आपको? 10+2 लगेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, या बायोटेक्नोलॉजी से भी किया आपने तब भी चलेगा। 2 साल का आपका रेगुलर DMLT चाहिए। इसके लिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी से होगा चल जाएगा आपको, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या चाहिए? 1 साल का आपको लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस चाहिए, वैसा लेबोरेटरी जो 100 बेडेड हॉस्पिटल से अटैच हो। इतने सारे क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए। यदि आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट आता है लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2। कई सारे एम्स में इसकी वैकेंसी है। इसका भी एज जो है 18 से 27 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 होना चाहिए साइंस से, चाहे आपको बायोलॉजी से हो या मैथ से हो, किसी से हो अप्लाई कर सकते हो। इस वाले पोस्ट में जो है, जो पहले मैंने बताया था आपको, इस वाले पोस्ट में आप केवल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वाले ही कर सकते थे जिनका 10+2 है।
लेकिन इस वाले में साइंस मांगा है, मतलब मैथ या बायोलॉजी कुछ भी है चल जाएगा। तो 10+2 आपकी साइंस से होनी चाहिए, साथ में आपको DMLT होना चाहिए, और डिजायरेबल में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिलेवेंट फील्ड का मतलब है 100 बीटेड का नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा, बस लैब का होना चाहिए। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और ये सब में है, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के सब में है, ठीक है। देन आए लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2। नेक्स्ट पोस्ट आता है लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन के लिए क्या एज दिया है, एक 21 से 30 साल दिया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस से, अगेन आपको मैथ बायोलॉजी किसी से होगा चल जाएगा। डिप्लोमा आपकी होनी चाहिए, DMLT होनी चाहिए। अगर आपके पास BSc MLT BMLT है तब भी बेस्ट है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यह इसकी है लैब टेक्नीशियन की। नेक्स्ट वन जो है हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 30 साल एज है, लेकिन रिलैक्सेबल है अप टू 40 ईयर इन एम्प्लॉय ऑफ एम्स। जो एम्स में पहले से काम करे उनको 40 साल तक रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, BMLT होना चाहिए या BMLS होना चाहिए, इसमें से कुछ भी आपका होना चाहिए। पहले बैचलर डिग्री, इसमें डिप्लोमा नहीं चलेंगे, ठीक है। इसमें 10+2 का भी कोई मार्किंग नहीं, किसी से भी हो, बैचलर होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। 2 साल का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेड हॉस्पिटल में, प्लस 2 साल का 100 बेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि 100 बेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको NABL लैबोरेटरी का भी है तो भी चलेगा, उसके लिए 100 बेड की मैंडेटरी नहीं होगी। BMLT प्लस NABL का 2 साल का एक्सपीरियंस हो चल जाएगा, NABL वालों को भी फायदा मिल रहा है ना। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हम लोग देख लिए। नेक्स्ट वन आता है टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि MLT का वैकेंसी है। इसमें BSc MLT मांगा हुआ है, यानी BMLT मांगा हुआ है या BMLS मांगा हुआ है, बैचलर आपने कुछ भी किया हो होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यदि है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यदि नहीं है तो और में भी दिया हुआ डिप्लोमा है, यदि DMLT है तो DMLT के साथ आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट पोस्ट जो हमारे पास आता है वो टेक्निकल असिस्टेंट MLT आता है, वो तो यही है टेक्निकल असिस्टेंट जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, यही है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की आती है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में इसमें क्या दिया हुआ है, एज आपको 25 से 35 साल एज है। इसमें भी अगर BMLT चाहिए, ठीक है, और दूसरा 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, और दूसरा है वही डिप्लोमा और 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वही सेम जो है इसमें भी है जो ऊपर वाले में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वन जो है वो है टेक्निकल ऑफिसर। टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो है वो आपको 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है BSc MLT या BMLS हो, BSc वोकेशनल हो, कोई भी हो चल जाएगा, बैचलर होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। भाई जब आपको ऑफिसर बनना है तो आपके पास एक्सपीरियंस नीड होती है, इसमें सीनियर लोगों को मिलती है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। टेक्नीशियन की यहाँ वैकेंसी है लास्ट में 25 से 35 साल। इसके लिए एसेंशियल क्या है, BSc MLT चाहिए या BMLS या BSc वोकेशनल भी चलेगा, 5 साल का एक्सपीरियंस भी इसका चाहिए। तो यह कुछ जो इंपॉर्टेंट सारे पोस्ट थे पोस्ट कोड 17 में, मैंने उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दिया। होप्स आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई समस्या नहीं रही होगी, फिर भी है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में भी आपको रिप्लाई से वह समस्या जो है वो दूर करने की कोशिश किया जाएगा। अच्छा और भी है क्या आगे, और भी है कुछ पोस्ट, देख लो। टेक्नीशियन यूरोडायनेमिक्स है, इसमें 18 से 25 साल है, इसमें आपको DMLT मांगा हुआ है, ठीक है, और आपको 6 महीने का एटलीस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से, चाहे प्राइवेट हो हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल, किसी का भी एक्सपीरियंस चलेगा। एक्सपीरियंस में बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर क्या गवर्नमेंट का ही एक्सपीरियंस मान्य होता है, बिल्कुल नहीं, प्राइवेट का भी मान्य होता है, बशर्ते वह लैबोरेटरी वह हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वह रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्राइवेट का भी मान्य होता है, ठीक है। टेक्नीशियन लैबोरेटरी का मांगा हुआ है 25 से 35 साल है, इसमें भी जो है BSc MLT मांगा हुआ है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, या अगर डिप्लोमा है तो 8 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, लगभग वही सारे जो है इसमें भी रिपीटेड है। तो यह जो है था आपको कुल मिला करके भाई किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की है कितना, तो नंबर ऑफ पोस्ट तो आपको गिनने की चीजें आप गिन सकते हो, इस प्रकार से बहुत सारे लिस्ट दिया हुआ है। लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है, यहाँ पर आपको अनरिजर्व EWS OBC SC ST टोटल और PWD सबकी जो है अलग अलग पोस्ट इन्होंने दिया हुआ है बाइफरकेट करके, और इन सभी पोस्टों को जो है आप एक बार कम्युलेटिवली जो है वो काउंट करके लिख सकते हो। टोटल अगर मैं पोस्ट जोड़ दूंगा तो लगभग 229 पोस्ट होते हैं, अप्रोक्स कितने होते हैं बच्चों, 229 पोस्ट, यानी आपकी एग्जाम की कंपटीशन फाइटिंग इतनी पोस्ट पे होनी है 229 पे, क्योंकि पोस्ट कोड एक और एग्जाम एक। अब आप रैंक जितना बेस्ट लाओगे उतना ही बेस्ट आपको एम्स मिलेगा, वो जो आपकी एकदम पसंदीदा जगह मिलेगा। कई सारे हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जैसे कोई यूपी से था और उसको दिल्ली एम्स चाहिए था, या कोई राजस्थान से था उसको जो है राजस्थान में ही कोई एम्स चाहिए था, या कोई जैसे बंगाल से था कोलकाता में चाहिए था, तो उन्होंने भाई अपना रैंक लाया, डिजर्व किया, उनको वहां मिल गया। जिन्होंने रैंक नहीं लाया, तो जैसे कोई कोलकाता से था, बंगाल से था, उसको कोलकाता चाहिए था, रैंक अच्छा नहीं आया तो उसको कोलकाता ना मिल करके कहीं और मिला, भाई वो तो फिर आपके अकॉर्डिंग मिलेगा नहीं। तो कुल मिला के बच्चों आपके लिए सजेशन यह है कि आप पढ़ना अभी से भी स्टार्ट कीजिए, कुछ नहीं पर नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर कुछ नहीं है तो कुछ होना ज़्यादा अच्छा है, मतलब आप अभी से भी कुछ पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़े हैं तो भी आपके लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, और प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना।
तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी साथियों के साथ है, मेरे सभी प्यारे मित्रों के साथ है, क्योंकि मैं आप सबको ना अपना छात्र नहीं अपना मित्र मानता हूँ। और आप प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन परेशानी होता है तो हमारी संस्था से हेल्प लीजिए, है ना। जितना एफर्ट बनेगा हम सब हेल्प आपके लिए ही आपके लिए अवेलेबल है। मिलते हैं। रैंक प्लस टीम आपकी लंबी और स्वस्थ जर्नी की कामना करता है। आप जल्दी सिलेक्ट हो या वैकेंसी आपके लिए कुछ अच्छा गुड न्यूज लेकर आए। मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।